हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा जीपीटी का एग्जाम आने वाला है, संडे को ये एग्जाम हमारा, तो ऑल द बेस्ट सबको जो भी एग्जाम में क्लियर होने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चंस हमारे जीपीटी के ही रहेंगे, जो सैंपल क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं। और जो ये वो वाले क्वेश्चंस है जो काफी टाइम टू टाइम रिपीट भी हुए हैं हमारे हर साल में, हर टॉपिक जो रिपीट हुए हैं हमारे बार बार। तो उस कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, कुछ पी वाइज हुए हैं, कुछ सैंपल क्वेश्चंस है। तो मिक्सचर है तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स का। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन यूज फॉर कैलकुलेटिंग ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम अ सॉलिड डोसेज फॉर्म इज। वो इक्वेशन जो किसको कैलकुलेट करने में, तुम्हारे ड्रग डिसोल्यूशन को कैलकुलेट करने में यूज की जाती है, वो कौन सी इक्वेशन है? मिकालिस मेंटन, नॉइस व्हिटनी, आर्हेनियस या फिर हिगुची इक्वेशन। मिकालिस मेंटन हमें पता है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए ये वाली इक्वेशन बनाई गई थी, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन हमारे पार्टिकल साइज के लिए जो है उसको यूज किया जाता है। पार्टिकल साइज कैसा होगा तुम्हारा? हिगुची इक्वेशन तुम्हारी कंट्रोल्ड रिलीज के लिए देखी जाती है। कंट्रोल रिलीज, जो भी ओरल प्रिपरेशन था तुम्हारी, कंट्रोल रिलीज कैसे होता है? तो नोइस व्हिटनी इक्वेशन है जो तुम्हारी ड्रग डेवोल्यूशन के लिए, डिसोल्यूशन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। ड्रग कितनी डिसोल्व हुई है, कितने अमाउंट में, ये कौन सी इक्वेशन होती है? नोइस व्हिटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर? इनमें से कौन सा नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है? तो एटेनोल, मेटोप्रोल, प्रोप्रानोल या फिर नेवेडिमोल। तो मेटोप्रोप्रानोल जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, मतलब बीटा वन एंड बीटा टू दोनों पे ही वर्क करता है। बाकी सारे ये तुम्हारे क्या है? सिलेक्टिव हैं। ये तुम्हारे बीटा टू पे वर्क करते हैं। ये तुम्हारे बीटा वन प्लस अल्फा पे भी वर्क करेंगे, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोल बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन सल्फोना अमाइड? सल्फोना अमाइड जो हमारे एंटीबायोटिक है, उसमें कौन सा जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है? सल्फोना अमाइड नाम से पता चल रहा है, अमाइड भी हो सकता है, सल्फोन भी हो सकता है, बट दोनों को मिला के जब हम कंबाइन करेंगे तो सल्फोना अमाइड, सल्फोना यूरिया नहीं आएगा इसके अंदर। सल्फोना माइड जो है वो वाला फंक्शनल ग्रुप हमारे इसके अंदर प्रेजेंट है। सल्फेट प्लस अमाइड दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज वन मेटाबॉलिक रिएक्शन इज मेनली कैरिड आउट बाय। जो फेज वन रिएक्शन रहती है हमारी, फेज वन फेज टू हमारे मेटाबॉलिज्म में होते हैं, तो जो फेज वन रिएक्शन है उनको कौन कैरिड आउट करता है? यूडीपी, साइटोक्रोम P450, एसिटाइल ट्रांसफरेज या फिर सल्फो ट्रांसफरेज, ठीक है। तो साइटोक्रोम P450 जो है, जो हमारी जितनी भी फेज वन की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, वो तीनों को ही कैटालाइज करता है, मतलब वो कैरिड आउट करता है। ग्रुप ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज हमारा ग्लूक्रोन कॉन्जुगेशन, जो ग्लूक्रोनेशन होती है उसको करता है, एसिटाइलेशन को करता है, एसिटाइल ट्रांसफरेज, और सल्फोनेशन हमारा सल्फोनेशन को करता है, सल्फो ट्रांसफरेज हमारा सल्फोनेशन। ये तुम्हारी तीनों ही फेज टू की रिएक्शन है, फेज वन को साइटोक्रोम P450 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट एल्कलॉइड्स इन क्रूड ड्रग्स? एल्कलॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? तो ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट जो है तुम्हारा, वो एल्कलॉइड्स को, रो अल्कलॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। केलर कनाली तुम्हारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज किया जाता है। साल्मोक्स के तुम्हारा ट्राइटरपीन्स के लिए किया जाता है। बोन ट्रिगर टेस्ट तुम्हारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ड्रैगन रोग तुम्हारा एल्कलॉइड्स के लिए किया जाएगा स्पेसिफिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज यूज इन पीसीआर टू सिंथेसाइज डीएनए? पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें तुम्हारी डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनती है, ठीक है। डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए में कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज किया जाता है? पीसीआर में पूछा है इन्होंने। डीएनए लाइगेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, टैग पॉलीमरेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है, टैग पॉलीमरेज क्या करेगा? तुम्हारे डीएनए के स्टैंड पे जाके बाइंड होकर वहां से इनिशिएट करेगा तुम्हारे किसको? पीसीआर को, मतलब तुम्हारी जो चेन रिएक्शन उनको इनिशिएट करेगी, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज हमारा पीसीआर में बहुत बड़ा रोल प्ले, ठीक है, इनिशिएट करवाएगा मेल को। विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स? लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स इनमें से कौन से शेड्यूल में देखने को मिलते हैं? तो तुम्हारे शेड्यूल पी में यहाँ पे लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। इसमें लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स प्लस लेबलिंग दोनों ही देखे जाते हैं। शेड्यूल है तुम्हारी लिस्ट किसके रहते हैं? तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स के, एक्स तुम्हारी नार्कोटिक्स के रहते हैं, जी तुम्हारी गुड मैन्युफैक्चरिंग की रहती है, ठीक है। जो या फिर ये वो लिस्ट रहती है जिसमें तुम्हारे डिजीज को देखा जाता है, वो ड्रग्स को देखा जाता है जिनको क्योर नहीं हो पाई। In microencapsulation, the conservation phase separation method is primarily dependent on, जो in microencapsulation है, microencapsulation मतलब एक पॉलीमर बना के उसके अंदर तुम्हारे इसको ड्रग को एनकैप्सूल करके रखा गया। कंजर्वेशन जो फेज सेपरेशन है वो डिपेंड किस पे रहती है? पीएच एंड टेम्परेचर पे, पॉलीमर कंसेंट्रेशन एजिटेशन पे, सॉल्वेंट डिफ्यूजन पे या फिर स्प्रे ड्राइंग में। तो जो तुम्हारी कंजर्वेशन सेपरेशन है वो पीएच और टेम्परेचर चेंजेस में हमें पता चलती है। इसमें तुम्हारे दो सोल्यूशन लिए जाते हैं जो कि इंसोल्यूबल रहते हैं, और तुम्हारी जो भी
फेजेस को हमने सेपरेट करना है, प्रोटीन्स को स्पेसिफिक अगर हमें सेपरेट करना है तो हम कंजर्वेशन फेज को यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। पीएच और टेम्परेचर अलग अलग रखे जाते हैं दोनों सोन के, ताकि वो इजिली सेपरेट आउट हो सके। ठीक है। जीटा पोटेंशियल ऑफ अ कोलोइडल सिस्टम इंडिकेट, जो जीटा पोटेंशियल है एक कोलोइडल सिस्टम में क्या इंडिकेट करता है? विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन की कितनी विस्कस बनी है हमारी जो भी सॉल्यूशन डिस्पर्शन बनी है। पार्टिकल साइज पता लगाता है, डिग्री ऑफ चार्जेस ऑन पार्टिकल और सरफेस टेंशन ऑफ द मीडियम। तो जीटा पोटेंशियल हमेशा याद रखना चार्ज ऑफ पार्टिकल से रिलेट करता है, तो डिग्री ऑफ चार्ज बताएगा। डिग्री ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल से हमें पता चलता है कितना स्टेबल तुम्हारा कोई भी कोलोइडल सिस्टम है, सस्पेंशन है तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड यूज टू इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट ऑफ पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग इज। ये जो मेथड यूज किया जाता है तुम्हारे डिसोल्व इंप्रूव करने के लिए डिसोल्यूशन रेट को, जो पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग, जो पुअर वाटर सोल्यूबल ड्रग है, तो तुम क्या कर सकते हो जिससे कि वो अच्छे से इंप्रूव हो जाए, उसका डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाए। रिड्यूसिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर सकते हो, उसके पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर दो। इंक्रीजिंग पार्टीशन कोफिशिएंट को बढ़ा दो पीके, या फिर यूज ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट। तो वाटर सोल्यूबल, जो पुअरली वाटर सोल्यूबल जो हमारी ड्रग होती है, उसका अगर तुम पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर दोगे तो इजिली डिजोल्व, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी और वो इजिली डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो पार्टिकल साइज रिडक्शन आएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स द रेट ऑफ ड्रग रिलीज। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में द रेट ऑफ ड्रग रिलीज क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कंसेंट्रेशन के, जितनी कंसेंट्रेशन उसके प्रोपोर्शनल रहेगा, या फिर प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम के प्रोपोर्शनल। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक में हमेशा याद रखना, पता ही होगा, कॉन्स्टेंट रहता है। रेट ऑफ एलिमिनेशन पर रेट ऑफ जो तुम्हारा डिसोल्यूशन है वो सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहता है, तभी वो जीरो ऑर्डर में आया। ठीक है। द आईयूपीएसी नेम ऑफ आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन का आईयूपीएसी नेम क्या है? तो याद रखना 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। 2,4 याद रखना, 2,4 पे हमारा आइसोब्यूटाइल फिनाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे 2,3 3,4 पे नहीं है, 2,4 पे आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। प्रो तो है ही है, तुम्हें प्रोपेनोइक एसिड तो आएगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोस्टेट, बायोस्टेट जो होते हैं इनमें से किसका करेक्टर, बायोस्टेट का करेक्टर कौन सा इसमें से नहीं है? Similar size and shape, identical pharmacological activity, similar electronic distribution, या फिर use in drug design to modify activity। बायोस्टेयर क्या होते हैं? ये तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग ड्रग है उसकी तरह बनाए गए, उसको उसकी एक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए बायोस्फीयर को बनाया जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिकल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कभी भी नहीं होती, उसका करेक्टर नहीं है, वो मॉडिफाई कर देगा। जो तुम्हारा लीड कंपाउंड है उसके साथ तुम उसको कंबाइन करके देख सकते हो, उसकी एक्टिविटी को मॉडिफाई कर देगा, बट ऐसा जरूरी नहीं कि सेम ही एक्टिविटी को शो करेगा। मॉडिफाई करने के लिए दिया गया है, आइडेंटिकल बनाने के लिए नहीं दिया। अगर वो हाई है हमारे पास, आइडेंटिकल बनाने की क्या जरूरत है? जब एक ड्रग हाई है हमारे पास तो आइडेंटिकल की क्या जरूरत है? तो वो मॉडिफाई कर देता है, उसको सेम नहीं रहता। इन द सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल द स्टार्टिंग मटेरियल, इस पैरासीटामोल की सिंथेसिस जब सबको पता ही वाले ड्रग, तो इसमें से कौन स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहता है? तो पैरासीटामोल का स्टार्टिंग मटेरियल इज फिनोल, जो कि पैरा अमीनोफिनोल में कन्वर्ट होकर देन हमारा जो फर्दर रिएक्शन है वो स्टार्ट होती है पैरासीटामोल से, फिनोल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स के लिए, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के डिटेक्शन के लिए यहाँ पे कौन सा टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है? तो कार्बाइल अमीन टेस्ट यहाँ पे जो है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेचर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसका केमिकल नेचर क्या होता है? मैक्रोलाइड, पॉलीपेप्टाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड, या फिर टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन अमीनोग्लाइकोसाइड में तो बिल्कुल मिलेगा, मैक्रोलाइड्स में भी नहीं आता। स्ट्रेप्टोमाइसिन वाली पॉलीपेप्टाइड रेंज में, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड होते हैं इसके अंदर, स्ट्रेप्टोमाइसिन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्स इंडेक्स इज यूज टू इवेलुएट, जो कार्स इंडेक्स था वो किस चीज के लिए बनाया गया था? पार्टिकल साइज, फ्लो प्रोपर्टी ऑफ पाउडर के लिए, कंप्रेसिबिलिटी या फिर मोलसेट कंटेंट को चेक करने के लिए। तो कार्स इंडेक्स हमारा हमेशा फ्लो प्रोपर्टी ऑफ पाउडर की, पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी क्या है टैबलेट को बनाने में, फाइनली उसको चेक करने के लिए कार्स इंडेक्स को बनाया गया था। ठीक है, टेबल होता है, ये पूरी वैल्यूज लिखी होती है उसमें। टाइम डिपेंडेंट डायलेटेंट बिहेवियर इज नोन एज, टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट डायलेटेंट फ्लो क्या रहता है? जो हम कुछ कर रहे हैं बट वो फ्लो हमारा किसी दूसरे डायरेक्शन में कर गया, हम उसको चाह रहे हैं कि इधर फ्लो बट वो दूसरे डायरेक्शन में करेगा, तो डायलेटेंट फ्लो, इस टाइप का ग्राफ बनता है डायलेटेंट फ्लो का। तो टाइम डिपेंडेंट कौन सा होता है? थियोट्रोपी, सॉरी थिक्सोट्रोपी, रियोपेक्सी, रियोमेलेक्सिस, या फिर प्लास्टिक। तो रियोपेक्सी जो होती है वो टाइम डिपेंडेंट डायलेटेंट फ्लो शो करती है, कि मतलब पहले तुमने इसको स्ट्रेस दिया, स्टर कर रहे हो तो ठीक है, अगर तुमने इसको छोड़ दिया टाइम के साथ साथ वो विस्कस हो जाएंगी, तो रियोपेक्सी ये शो करता है, डायलेटेंट फ्लो हो जाएगा।
जबकि स्ट्रेस के साथ साथ उसको कम विस्कस होना चाहिए, तो बस स्ट्रेस के साथ साथ क्या होती है, विस्कस बन जाती है, जो भी हमारा फ्लो लिक्विड है वो विस्कस बन जाएगा, गाढ़ा बन जाएगा। तो रियोपेक्सी जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, बाकी जितने भी है टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंसेस among oral formulation are most likely if the drug, जो बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंसेस हैं ओरल फॉर्मुलेशन, अगर तुमने लिया, कोई तुमने ए ड्रग लिया, बी ड्रग लिया, तो फिर बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंस किस बेसिस पे तुम्हें दिखेंगे? फ्रीली वाटर सोल्यूबल ड्रग में इन इस इफ द ड्रग इज कम्प्लीटली इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब, या फिर इफ द ड्रग इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, या फिर अंडरगो फर्स्ट लिटल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो बायोअवेलेबिलिटी सबसे पहले डिपेंड किस पे करती है, किस पे, हमारे एब्जॉर्प्शन पे। जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उतनी ज्यादा बायोअवेलेबल ड्रग होगी। तो अगर एक ड्रग तुम्हारी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, एक ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ब्लड में ही नहीं पहुंची, ब्लड में नहीं पहुंचेगी तो तुम बायोअवेलेबिलिटी कैसे पता लगाओगे? तो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन हुई है अगर, तो तुम्हारी बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। OROS टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड फॉर ऑडिटरी कॉर्टेक्स, थैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगाटा, या फिर कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी। जो OROS होता है ऑस्मोटिक रिलीज ओरल सिस्टम, ऑस्मोटिक कंट्रोल रिलीज ओरल सिस्टम है जो, ये तुम्हारी कंट्रोल रिलीज कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के लिए बनाया गया था। ठीक है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर? में से कौन सा इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है ACH उसका इनहिबिटर है? नियोस्टिग्मिन, एंडोर्फोनियम, पाइसोस्टिग्मिन, या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट। जो ये तीनों है तुम्हारे रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज के इनहिबिटर। ऑर्गेनोफॉस्फेट इज द irreversible cholinesterase inhibitor. Next question, tachyphylaxis is commonly seen in which of the following drug? tachyphylaxis क्या होती है तुम्हारी? जब भी कोई ड्रग तुम इनटेक कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आता है कि तुम्हारे जो रिसेप्टर्स हैं वो उसके रेजिस्टेंट हो जाते हैं। वो क्या करेंगे, तुम इतनी कंसेंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ा लो ड्रग की, तुम्हारा कोई भी इफेक्ट उस ड्रग का तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस आ जाएगी तुम्हारी बॉडी में। तो किस ड्रग में देखने को ज्यादातर मिलती है? एफेड्रिन, मॉर्फिन, डायजेपाम, या फिर प्रोप्रेनिलोल। तो एफेड्रिन जो ड्रग है, इसके एक टाइम पे तुम्हें टैकिफैलेक्सिस मतलब ड्रग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, कितनी मर्जी तुम डोज बढ़ा लो, तुम्हारी बॉडी पे कोई इफेक्ट इसका फिर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज जिंजिबल हाइपरप्लेजिया? जिंजिबल हाइपरप्लेजिया इनमें से कौन सी ड्रग कॉज करती है? तो फेनेटोइन, हमें पता है फेनेटोइन, जो कि जिंजिबल हाइपरप्लेजिया मतलब तुम्हारी गम एट्रोफी, गम तुम्हारी स्वेल हो जाती है टीथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग? इनमें से कौन सी प्रोड्रग है? एल-डोपा, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, या फिर लेवोडोपा कार्बिडोपा। ये दोनों हमारे कॉम्बिनेशन में दी जाती है। डोपामिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, ये हार्मोन ही है डायरेक्ट, एपिनेफ्रिन भी हमारा हार्मोन है। तो लीवोडोपा जो है तुम्हारी प्रोड्रग है, ये बॉडी में जाने के बाद डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगी जब हम इसको कार्बिडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग इंड्यूस ल्यूपस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद? ल्यूपस जो हमारी जो डिजीज है वो कौन सी ड्रग की वजह से होती है? हाइड्रेला जीन की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, हाइड्रेला जीन की वजह से, लाजीन जितनी हमारी हमारी ड्रग्स है। विच ड्रग इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म बाय इनहिबिटिंग माओ बी? इनमें से कौन सी पार्किंसन की ड्रग है जो माओ बी को, अब है तो सारी पार्किंसन में यूज हो रही है, लीवोडोपा भी हो रही है, सेलिगलिन भी, कार्बिडोपा भी हो रही है, एंटाकोन भी हो रही है, बट माओ बी को इनमें से कौन सी इनहिबिट करती है? दैट इज सेलिगलिन। सेलिगलिन तुम्हारी माओ बी को इनहिबिट यहाँ पे करके फिर तुम्हारा पार्किंसन को ट्रीट करने में हेल्प करेगी। Who is the current licensing authority under the drug and cosmetic? लाइसेंसिंग अथॉरिटी इनमें से करंट कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज योर करंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अ फार्मासिस्ट मस्ट रिन्यू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एक फार्मासिस्ट को रिन्यू कब करवा देना चाहिए अपना सर्टिफिकेट? 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, या फिर एज पर द स्टेट काउंसिल। तो सब स्टेट के अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं, सब स्टेट के अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं एज पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो रहता है। तो किसी का 3 साल में होता है, कोई 5 साल में होता है। तो एज सच ये कोई मैंडेटरी नहीं है कितने साल में करवाना है, सबका स्टेट का अलग अलग है। दैट शुड द शेड्यूल दैट प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ डिजीजेस फॉर विच ड्रग एडवर्टाइजमेंट इज प्रोहिबिटेड। ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो तुम्हारी लिस्ट ऑफ डिजीजेस को कलेक्ट करता है, जो जिसके लिए ड्रग्स है तुम्हारी वो प्रोहिबिटेड है, मतलब कोई ड्रग ही नहीं है इनमें से। ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसमें तुम्हारी लिस्ट ऑफ डिजीजेज आते हैं जिसका अभी तक क्योर प्रॉपरली मार्केट में अवेलेबल नहीं है? वो कौन सा शेड्यूल बताता है? शेड्यूल जे, के, एच, या फिर एम? तुम्हारा शेड्यूल जे जो है वो बताता है लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड डिजीजेज जिसका अभी तक मार्केट में कोई क्योर नहीं अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट तुम्हारी तुम्हें कौन सी टैबलेट या कौन सी फॉर्मुलेशन के लिए नहीं चाहिए? कैप्सूल,
मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स, एंटी टैबलेट्स या फिर चुएबल टैबलेट। चुएबल टैबलेट है, इसके लिए तुम्हें कोई डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, इतना अच्छा चबाओगे इतनी जल्दी डिसोल्यूशन होगी डायरेक्ट, डिसइंटीग्रेट करने की जरूरत, टूटता नहीं है मतलब वो, ठीक है। You just chew it. Which equation is used to describe the first order release of drug order of kinetics? ये दूसरी इक्वेशन अब मैंने बताया कंट्रोल रिलीज के लिए होता है, नॉइज ब्रिटनी मैंने बताया रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म पार्टिकल्स के लिए होती है, विकास मेंटल मैंने वो बताया था कि किसके लिए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए होते हैं, बची कौन सी, लॉग सी, दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इक्वेशन, ठीक है। सी आएगा इसका आंसर। द रिएजेंट यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, इस प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के लिए रिएजेंट कौन सा यूज किया जाता है, ड्रैगन रोफ रिएजेंट, लिबरमैन, हिंसबर्ग या फिर मिलन रिएजेंट। तो लिबरमैन बुचर टेस्ट जो होता है जिसमें लिबरमैन रिएजेंट यूज किया जाता है, जिसमें तुम्हारा एक स्पेसिफाइड कलर तुम्हें देखने को मिलता है, दैट इज फॉर योर एरोमेटिक। ड्रैगन रोफ हमें हमें हमने अभी पढ़ा है, तुम्हारा किसके लिए यूज होगा, तुम्हारे एल्कलॉइड्स के लिए। हिंसनबर्ग टेस्ट किसके लिए यूज होगा, तुम्हारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। मिलर्स रिएजेंट तुम्हारे किसके लिए होता है, तुम्हारा जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसके लिए मिलर्स रिएजेंट में यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिसेप्टर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन? ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन कौन करवाता है, बीटा वन, बीटा टू, अल्फा वन या फिर एम3? बीटा वन हमारा हार्ट में प्रेजेंट है, नहीं करवाएगा। बीटा टू हमारा ऑब्वियसली प्रेजेंट है ब्रोंकियोल्स में, बट क्या करेगा हमारा, क्या करता है, डायलेशन करता है, तभी तो हम इसके एगोनिस्ट देते हैं अस्थमा में। अल्फा वन हमारा ऐसा ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट नहीं होगा, तो एम3 जो है तुम्हारा ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, एम3 रिसेप्टर मस्करेनिक जो रिसेप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज रेडमैन सिंड्रोम? इनमें से कौन सी ड्रग है जो रेडमैन सिंड्रोम कॉज करती है, दैट इज योर वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन तुम्हारी रेडमैन सिंड्रोम कॉज करती है, और क्लोरामफेनिकोल तुम्हारी ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करती है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। विच क्लास ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट टू फ्लेवोनोइड्स बिलोंग, तो जो इनमें से कौन सी नेचुरल क्लास के साथ तुम्हारे फ्लेवोनोइड बिलोंग करते हैं, तो फ्लेवोनोइड्स तुम्हारे पॉलीफेनोल्स कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, पॉलीफेनोल जो कैटेगरी है वो तुम्हारी फ्लेवोनोइड्स की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोव, क्लोव का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहता है, मिथेनॉल, सिनेमिक एसिड, यूजिनॉल या फिर मिथाइल? तो यूजिनॉल जो तुम्हारा होता है क्लोव का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, जिसकी वजह से तुम्हें वो खुशबू और एक पंजेंट ऑर्डर देखने को मिलता है उसके अंदर, क्लोव के अंदर। द ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर विच एक्ट? जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो किस एक्ट के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर ये हमारे ड्रग इंस्पेक्टर है जो अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल एम? शेड्यूल एम के अंडर इनमें से कौन सी जो यहाँ पे ऑप्शन देंगे वो नहीं आएंगे। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ऑब्वियसली एम रिप्रेजेंट करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग तो आएगी। प्रेमिसिव इक्विपमेंट बिल्कुल बताता है, इंडस्ट्री के बारे में, पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में भी बताता है, लेबलिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में नहीं बताया। लेबलिंग ऑफ ड्रग्स हमारी शेड्यूल पी में आती है। लाइफ पीरियड, शेल्फ लाइफ ऑफ योर ड्रग्स प्लस लेबलिंग दोनों ही हमारी शेड्यूल पी में देखने को मिलती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग इन इंडिया? सेटिंग स्टैंडर्ड्स कौन जो है इंडिया में ड्रग्स के लिए स्टैंडर्ड कौन जो है वो सेट करता है? सिडिस्को, पीसीआई, आईपीसी या फिर डीसीआई? तो सिडिस्को हमारी ऑब्वियसली ड्रग की जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है सिडिस्को है, इसके अंदर ही हमारे जितने भी एक्ट वगैरह है, जितने भी रूल्स है, सारों के सारी ऑर्गेनाइजेशन सब सिडिस्को के अंदर ही आती है, ड्रग से रिलेटेड जितना भी काम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजिन एल्कोलॉइड? ग्लाइकोसाइड, सॉरी, रेजिन ग्लाइकोसाइड इनमें से कौन सा है? सेना, जलब, कैस्करा या फिर एलो? जलब जो है वो तुम्हारा रेजिन ग्लाइकोसाइड है, सेना, कैस्करा एंड एलो ये तुम्हारे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है, तीनों है तुम्हारे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। जलब इज योर रेजिन ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटिटी बी कैन कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस? ऑप्टिक मतलब आईज, आईज न्यूराइटिस, आईज इन्फ्लेमेशन में से कौन सी करती है? ई से याद रखना, दैट इज योर इथैम ब्यूटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीटा पोटेंशियल इज यूज टू मेजर? जीटा पोटेंशियल अब किस लिए यूज करा जा रहा है? ऑब्वियसली पार्टिकल चार्ज के बारे में बता रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सिस्टम के बारे में हमें बताता है जीटा पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग आयोनियाजिड बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड? जो आयोनियाजिड है तुम्हारी एंटीटी ड्रग है वो किस क्लास के साथ बिलोंग करती है? तो आयोनियाजिड दैट इज हाइड्राजाइड डेरिवेटिव्स ये होते हैं आयोनियाजिड। लास्ट क्वेश्चन, अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 हु इज ऑथराइज्ड टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर ऑफ नार्कोटिक ड्रग? इनमें से कौन सी अथॉरिटी है जो तुम्हारे क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स? इनमें से कौन सी अथॉरिटी है जो रेगुलेट करेगी? ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर एक्साइज ऑफिसर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो
रेगुलेट करती है तुम्हारी कहाँ पे और कैसे तुम्हारे नार्कोटिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग देखने को तुम्हें मिलेगी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सही लगे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेपेट एग्जाम। को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से एग्जाम करके आना। जस्ट फोकस ऑन जिस भी तुम सब्जेक्ट पे तुम्हारी अच्छी कमांड है उस पर अच्छे से फोकस करना, ताकि उसके मार्क्स तुम्हारे कहीं भी नहीं जाए। ठीक है, अगर तुम्हारा कोलॉजी अच्छा, कोलॉजी पे अच्छा फोकस करो। कोलॉजी की बहुत वेटेज होती है, कोलॉजी स्टैटिस्टिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों की ही वेटेज काफी है उसमें में। तो अगर तुम्हारे दो सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग है प्लस अदर सब्जेक्ट जूरिस भी तुमने रख लिया, तो तुम्हारे इजिली पास जो कट ऑफ है लिस्ट से तुम्हारे मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं आपको मिल लूंगी अब नेक्स्ट सीरीज में। अब हमारे ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलने वाली है, तो अब हम ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम के बारे में पूरे डिटेल में देखेंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, हम साथ में प्रिपरेशन करनी है। ठीक है सब, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।